Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all the students of the 8th class. I am with today's topic. The first point here is disarmament. Secondly, we will discuss about the terrorism. Third point is human rights, and fourth and last point is Universal Declaration of Human Rights. आज का जो हमारा लेसन है इसमें मैंने 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट जो है ये डिसआर्मेंट है। इस पे जब बात हो जाए तो हम आसान लैंग्वेज या आसान जबान में ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म डिसआर्मेंट जो है उसको इस्तेमाल किया गया है कहीं पे कम करने के लिए, यानी हथियार और फोर्सेस का कम करना, इसका रिडक्शन करना या इसका एलिमिनेशन करना डिसआर्मेंट कहलाता है। जब हम बात करें एक्चुअल प्रैक्टिस की तो इसके माने हैं हर कोई चीज इसकी टोटल एलिमिनेशन हो जाए, तमाम वेपन्स की एलिमिनेशन हो जाए, यानी सामान ख़त्म किया जाए या उस पर बैन या कंट्रोल लगाया जाए, जिससे रेगुलेशन होती है या कंट्रोल होता है कुछ वेपन्स पे। तो इस तरह से हम एक बार फिर ये कहने जा रहे हैं कि डिसआर्मेंट वो एक अमल है जिसमें अगर हम देखें कि अगर कहीं पे दुनिया में या कंट्री में अमन व अमान पे खतरा लाक हो जाता है, वहाँ पे डिसआर्मेंट एक्ट के तहत वहाँ पे हम सामान या फोर्स को कम कर सकते हैं, जिस तरह से लोगों में एक खुशहाली पैदा हो जाए और लोग जो हैं आज़ादाना तौर से अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो हम कहेंगे कि अगर कहीं पे हमें फोर्सेस की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे अगर ऑलरेडी फोर्सेस काम करते हैं तो उसको वहाँ से एलिमिनेट, यानी ये कैंप जो है ये वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए, एलिमिनेट किया जाए। या कुछ वेपन्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी के लिए ख़तरा लाक कर सकते हैं, वहाँ पे उसको या रिड्यूस किया जाए या उसको टोटल ख़त्म कर दिया जाए, तो ये डिसआर्मेंट है। एक कमीशन बनाया गया है डिसआर्मेंट कमीशन, जिसे हम बोलते हैं या कहते हैं, ये क्रिएट किया गया है 11 जनवरी 1952, यानी 11 जनवरी 1952 को एक कमीशन बनाया गया है जिसे डिसआर्मेंट कमीशन कहते हैं। और इसमें मेंबर की तादाद जो है ये कंसिस्ट करती है सिक्योरिटी काउंसिल के जितने सारे मेंबर प्लस कनाडा उसके पहले मेंबर थे 1952 में। जैसे हम जानते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर जो हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं या ऑर्डिनरी होते हैं। उन 5 मेंबरों जो वहाँ पे मुस्तकिल होते हैं उनका बहुत एक बड़ा हाथ होता है। तो पहले कमीशन में ये सिक्योरिटी काउंसिल में जितने सारे मेंबर थे उनके साथ कनाडा भी शामिल किया गया था, उनके मेंबरों की तादाद अब उतनी हो गई। 1957 में जनरल असेंबली ने उसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ा दी कमीशन की, यानी उसने कहा कि अगर यहाँ पे 5 मुस्लिम मेंबर होते हैं तो यहाँ पे आप उनकी स्ट्रेंथ जो है 14 तक बढ़ा दी जनरल असेंबली ने 1957 में। लेकिन उसके बाद 1958 में जितने सारे मेंबर्स यूएन के थे उनको इंक्लूड किया गया था कमीशन में। यह कमीशन अब जो था उसने बहुत सारे इश्यूज टेकअप किए थे जो कंसर्न करते थे आर्म्स से
जो कंसर्न करते थे रेडिएशन से, यानी आर्म्स रेडिएशन से जो ताल्लुक रखते थे, बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं कमीशन ने, लेकिन बार बार उससे वहाँ पे फेल होना पड़ा। क्योंकि हम जानते कि जितने सारे सुपर पावर्स जो हैं पूरी दुनिया में, वो हथियारों की दौड़ में लगे रहते हैं। इस तरह से यानी एक मुल्क जो है ये दूसरे की जिद से या दूसरे को प्रेस करने के लिए, दूसरे पे दबाव रखने के लिए सामान की तादाद जो है बहुत ज़्यादा सामान बनाता है। यानी जितनी सारी उसकी इकानमी होती है, उसमें मेजर इकानमी जो होती है ये उस पर लगाई जाती है कि हम हथियार बनाएं, हम फोर्सेस बनाएं, ताकि पूरी दुनिया को दबाव में रखें। जैसे हमें मिसाल पता है अमेरिका की, अमेरिका जो हमारे सुपर पावर है इस वक्त, उसकी इकानमी जो है 12 मुल्कों की जो इकानमी है एक साथ इकट्ठा करके, उतनी सारी इकानमी जो अमेरिका जो है ये हथियारों की दौड़ पे लगा रहता है। यानी उतनी सारी इकानमी जो है ये फौज और हथियार पे सर्व कर रही है हर साल। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है टेररिज्म। टेररिज्म जो लफ्ज है जिससे हम खौफ और दहशत कहते हैं, टेररिज्म के माने हैं कि लोगों के दिलों में एक खौफ पैदा करना, एक दुख पैदा करना सोसाइटी में। जब वो एक्ट करते हैं वायलेंस की, यानी ये लोगों के दिलों में खौफ, हिरास या पैनिक, दुख, दर्द पैदा किया जाता है टेररिज्म के जरिए से या वायलेंस करने से। मेनली जो टेररिज्म जो है ये यहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस रेफर करता है। पॉलिटिकल वायलेंस में क्या होता है, बहुत सारे सिविलियन जो है इनको टारगेट किया जाता है, डिलिबरेटली किया जाता है टारगेट उनको, और वहां पे जब कोई लड़ाई हो जाती है, जब कोई एक्सीडेंट वहां पे हो जाता है, या जब कोई भी एक्शन ली जाती है सिविलियंस पे, वहां पे हर कोई बिला मजहब व मिल्लत के लोगों की जानें ली जाती है। वहां पे छोटे बड़े बेगुनाह बूढ़े औरतें शिकार हो जाती हैं और उनको अपनी जिंदगियां जो है गंवानी पड़ती हैं। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म की बात करें, इंटरनेशनल टेररिज्म जो है उसने पूरी दुनिया के अमन अमान को खतरा लाक किया है। ये इन्वॉल्व करती है, यानी एक छोटा मकसद हासिल करने के लिए हाईजैकिंग और प्लान्स की जाती है, यानी प्लान्स को हाईजैक किया जाता है या बॉम्ब्स को प्लांट किया जाता है ट्रेन्स में, कैब्स में, या बाजारों में, या त्योहारों में, या ऐसी जगहों पे जहाँ पे मजहबी मुकामात होते हैं, वहां पे बम बरसाए जाते हैं, वहां पे टारगेट बनाया जाता है लोगों को, और वहां पे बहुत सारी जिंदगियां जो हैं खामखान में चली जाती हैं। हमारे पास एक जिंदा मिसाल है कि 11 सितंबर 2001 यानी 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को टारगेट किया गया था, और वहां पे पूरी दुनिया से आए हुए लोग रोजगार की तलाश में वहां पे आए थे, बिजनेस की तलाश में वहां पे आए थे, अपना रोजगार कमाने के लिए वहां पे आए थे, रोटी कमाने के लिए वहां पे आए थे, जिनके छोटे बच्चे घर पे इंतजार कर रहे थे। लेकिन 11 सितंबर 2001 को उसमें धमाका किया गया, वहां पे उसको टारगेट किया गया, तो बहुत सारे लोग यानी 3000 के करीब लोग जो हैं वहां पे मारे गए। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है या ना वाबस्तगी तहरीक जो है या यूरोपियन यूनियन जो है या यूएन जो है, उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए तो उसको चेक करने के लिए, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। तीसरा पॉइंट है हमारा ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे इंसानी हकूक के बारे में बात
होने जा रही है। ये टर्म जो है ह्यूमन राइट्स जो है, इसकी बुनियाद ये है कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात को फुलफिल किया जाए, यानी जितनी सारे इंसान की ज़रूरियातें, हकूक़ जो हैं, ये फुलफिल किए जाए। ये बुनियादी हकूक़ की ज़रूरियात जो हैं उसकी फुलफिल की जाए। ह्यूमन राइट्स जो है ये एक सिविलाइज्ड कंसेप्ट है। सिविलाइज्ड सोसाइटी कंसेप्ट है जिसमें तमाम ह्यूमन बींग्स, जितने सारे इंसान, ये कम से कम एंजॉय करें राइट टू लीड अ फ्री एंड डिग्निफाइड लाइफ। यानी इंसान जो है उसको आज़ादाना ज़िंदगी मिलनी चाहिए, उसकी इज्जत जो है बावकार होनी चाहिए। यह ह्यूमन राइट्स का मकसद है। ह्यूमन राइट्स वो हकूक़ हैं जो ज़रूरी होते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। मैन, इंसान की तमाम या ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी हैं उससे हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। लेकिन ये ह्यूमन राइट्स जो हैं ये होनी चाहिए बिला तमीज़, बिला ज़ात पात, चाहे रिलीजन की, irrespective of his religion, irrespective of his race, caste, birth, etc. ये होनी चाहिए। चौथा पॉइंट जो है हमारा वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी यही ह्यूमन राइट्स की बात है, लेकिन यूनिवर्सल लेवल पे एक डिक्लेरेशन बनाई गई है। यूनिवर्सल लेवल पे या यूनिवर्सल लेवल पे जिसे डिक्लेरेशन कहते हैं, 10 दिसंबर हर साल मनाया जाता है पूरी दुनिया में एज ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे को मनाया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। जनरल असेंबली जो यूएनओ की है, उसने 10 दिसंबर 1948 को एडॉप्ट किया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये डिक्लेरेशन है जिसको मुरतब किया गया है 1948 10 दिसंबर को, और उसका नाम रखा गया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। इसमें बहुत सारे प्रपोजल दिए गए थे। ये डिक्लेरेशन जो है उसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये अब पूरे दुनिया का स्टैंडर्ड जो है ये इसको सिक्योर करे, ये उससे सर्व करे, तमाम लोगों को सर्व करे, तमाम नेशन को सर्व करे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसमें क्या है, उसमें एक प्रेम्बल है और इसमें 30 आर्टिकल्स हैं। जो पार्ट फर्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसके मुताबिक तमाम दुनिया में रहने वाले इंसान वो फ्री, आज़ाद हैं बाय बर्थ, यानी पैदाइश से आज़ाद हैं। लेकिन आज की दुनिया में हम देखते हैं वी आर फ्री फ्रॉम बर्थ बट एवरीवेयर इन चैन्स। हर कोई आज़ाद मां से जिया है लेकिन हर तरफ जंजीरों से अटका है। सारे राइट्स और फ्रीडम्स जो हैं जो मेंशन किए गए इन डिक्लेरेशन में, उसमें ये बताया गया है कि ये हर एक को दिए जाएं, बराबरी के तौर पे हर एक को मिलनी चाहिए। ऑन डिक्लेरेशन में 4 राइट्स की वहां पे बात की गई थी। तो सबसे पहला है राइट टू लिबर्टी एंड इक्वलिटी। एक इंसान जो है ये आज़ाद अब पैदा हो गया, उसके लिए हर तरफ लिबर्टी होनी चाहिए, हर तरफ उसके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है कि एक इंसान जो है ये कानून की नज़र में बराबर होना चाहिए, चाहे किस जात से, किस रिलीजन से ताल्लुक रखता है, किस रेस से ताल्लुक रखता है, लेकिन लॉ के तौर से ये बराबर ट्रीट होना चाहिए और हर एक के लिए इक्वल प्रोटेक्शन लॉ होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है कि एक इंसान के पास एक राइट होना चाहिए। इट इज रिटन आर्टिकल 13 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। वहां पे ये कहा गया है कि आर्टिकल 13 जो है वो कहता है कि इंसान जो है
कंट्री के किसी देश में मूव कर सकता है, कहीं भी वहां पे जा सकता है, रिजाइड कर सकता है। उसके लिए इंसान को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और वहां पे उस पर कोई बैन नहीं होनी चाहिए। और चौथा और आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि राइट टू नेशनलिटी, हर एक के पास नेशनलिटी का राइट होना चाहिए। हर एक के पास ये राइट होना चाहिए कि वो मुल्क में कोई भी नेशनलिटी वहां पे इख्तियार करे। और एक इंसान के पास यह भी राइट होना चाहिए कि अगर एक इंसान अपना नेशनलिटी चेंज करना चाहिए तो यहाँ पे उसके लिए कोई बैन नहीं होनी चाहिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, as I have told you in Urdu, let us discuss the same in English. First, our point is disarmament. As I told you in simple language, the term disarmament is used for reduction or elimination of armaments. These armaments include force and weapons. In actual practice, it has come to mean everything from total elimination of all the weapons to the regulation or the control of only some kind of weapons. A commission was set up, and the commission was called Disarmament Commission. It was created on 11th January 1952. It consists of all the members of the Security Council plus Canada. In 1957, the General Assembly increased the number of the strength of the Commission from 5 to 14. In 1958, all the members of the UN were included. The Commission took a number of issues concerning arms and eradication, but it failed due to the differences among the superpowers. Second point is terrorism. Terrorism is to create terror, to create panic in the minds of the society by committing acts of violence. The terrorism refers mainly to the political violences. According to political violences, these violence are targeted deliberately and indiscriminately. At present, the intervention terrorism poses a threat to the world peace and security. It involves the hijacking of planes, planting bombs in trains, cafes, markets, festivals, places, and religious places. And we are having here an example. On 11 September 2001, WTC was attacked. Then a huge number of people lost their lives there, who went there for the purpose of this to earn their living. Then the non-alignment movement, the European Union and UN are taking various steps to check it. Third point is human rights. The term human rights is based on the fulfillment of the basic necessities of mankind. Human rights is a concept of civilized society in which all the human beings enjoy the right to lead a free and dignified life. Human rights are those rights which are essential for all-round development of man, irrespective of his religion, race, caste, birth, etc. Fourth and last point here is to mention, that is the Universal Declaration of Human Rights. 10th December every year is celebrated as in the whole world as the Human Rights Day. As the General Assembly of UNO on 10th December 1948 adopted the Universal Declaration of Human Rights, and it was then named as Universal Declaration of Human Rights 1948. It adopted so many proposals. The declaration is expected to serve as the Universal Declaration of Human Rights consisting of a preamble and 30 articles. According to Part 1 of Human Rights Declaration, all human beings are free by birth,
all rights and freedoms mentioned in the declaration should be given to all on the basis of equality. As first one is a right to liberty and equality. Second one is equality before law and equality protection of law. Equal protection of law. Third one is a right to move and reside. And fourth and last one is right to nationality. This is done for today. Thank you a lot for your positive cooperation. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all the students of the 8th class. I am with today's topic. The first point here is disarmament. Secondly, we will discuss about the terrorism. Third point is human rights, and fourth and last point is Universal Declaration of Human Rights. आज का जो हमारा लेसन है इसमें मैंने 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट जो है ये डिसआर्मामेंट है। इस पे जब बात हो जाए तो हम आसान लैंग्वेज या आसान जबान में ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म डिसआर्मामेंट जो है उसको इस्तेमाल किया गया है कहीं पे कम करने के लिए, यानी हथियार और फोर्सेस का कम करना, इसका रिडक्शन करना या इसका एलिमिनेशन करना डिसआर्मामेंट कहलाता है। जब हम बात करें एक्चुअल प्रैक्टिस की तो इसके माने हैं हर कोई चीज इसकी टोटल एलिमिनेशन हो जाए, तमाम वेपन्स की एलिमिनेशन हो जाए, यानी सामान ख़त्म किया जाए या उस पर बैन या कंट्रोल लगाया जाए, जिससे रेगुलेशन होती है या कंट्रोल होता है कुछ वेपन्स पे। तो इस तरह से हम एक बार फिर ये कहने जा रहे हैं कि डिसआर्मामेंट वो एक अमल है जिसमें अगर हम देखें कि अगर कहीं पे दुनिया में या कंट्री में अमन व अमान पे खतरा लाक हो जाता है, वहाँ पे डिसआर्मामेंट एक्ट के तहत वहाँ पे हम सामान या फोर्स को कम कर सकते हैं, जिस तरह से लोगों में एक खुशहाली पैदा हो जाए और लोग जो हैं आज़ादाना तौर से अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो हम कहेंगे कि अगर कहीं पे हमें फोर्स की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे अगर ऑलरेडी फोर्स काम करते हैं तो उसको वहाँ से एलिमिनेट, यानी ये कैंप जो है ये वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए, एलिमिनेट किया जाए। या कुछ वेपन्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी के लिए ख़तरा लाक कर सकते हैं, वहाँ पे उसको या रिड्यूस किया जाए या उसको टोटल ख़त्म कर दिया जाए, तो ये डिसआर्मामेंट है। एक कमीशन बनाया गया है, डिसआर्मामेंट कमीशन जिसे हम बोलते हैं या कहते हैं, ये क्रिएट किया गया है 11 जनवरी 1952, यानी 11 जनवरी 1952 को एक कमीशन बनाया गया है जिसे डिसआर्मामेंट कमीशन कहते हैं। और इसमें मेंबर की तादाद जो है ये कंसिस्ट करती है सिक्योरिटी काउंसिल के जितने सारे मेंबर प्लस कनाडा उसके पहले मेंबर थे 1952 में। जैसा हम जानते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर जो हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं या ऑर्डिनरी होते हैं। उन 5 मेंबरों जो वहाँ पे मुस्तकिल होते हैं उनका बहुत एक बड़ा हाथ होता है। तो पहले कमीशन में ये सिक्योरिटी काउंसिल में जितने सारे मेंबर थे उनके साथ कनाडा भी शामिल किया गया था, उनके मेंबरों की तादाद अब उतनी हो गई। 1957 में जनरल असेंबली ने
उसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ा दी कमीशन की। यानी उसने कहा कि अगर यहाँ पे 5 मुस्लिम मेंबर होते हैं तो यहाँ पे आप उनकी स्ट्रेंथ जो है 14 तक बढ़ा दी जनरल असेंबली ने 1957 में। लेकिन उसके बाद 1958 में जितने सारे मेंबर्स यूएन के थे उनको इंक्लूड किया गया था कमीशन में। यह कमीशन अब जो था उसने बहुत सारे इश्यूज टेकअप किए थे जो कंसर्न करते थे आर्म्स से, जो कंसर्न करते थे रिडक्शन से, यानी आर्म्स रिडक्शन से जो ताल्लुक रखते थे। बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं कमीशन ने, लेकिन बार बार उससे वहाँ पे फेल होना पड़ा। क्योंकि हम जानते कि जितने सारे सुपर पावर्स जो हैं पूरी दुनिया में वो हथियारों की दौड़ में लगे रहते हैं इस तरह से। यानी एक मुल्क जो है ये दूसरे की जिद से या दूसरे को प्रेस करने के लिए, दूसरे पे दबाव रखने के लिए सामान की तादाद जो है बहुत ज़्यादा सामान बनाता है। यानी जितनी सारी उसकी इकानमी होती है उसमें मेजर इकानमी जो होती है ये उस पर लगाई जाती है कि हम हथियार बनाएं, हम फोर्सेस बनाएं ताकि पूरी दुनिया को दबाव में रखें। जैसे हमें मिसाल पता है अमेरिका की, अमेरिका जो हमारे सुपर पावर है इस वक्त, उसकी इकानमी जो है 12 मुल्कों की जो इकानमी है एक साथ इकट्ठा करके उतनी सारी इकानमी जो अमेरिका जो है ये हथियारों की दौड़ पे लगा रहता है। यानी उतनी सारी इकानमी जो है ये फौज और हथियार पे सर्व कर रहे हैं हर साल। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है टेररिज्म। टेररिज्म जो लफ्ज है जिसे हम खौफ और दहशत कहते हैं। टेररिज्म के माने हैं कि लोगों के दिलों में एक खौफ पैदा करना, एक दुख पैदा करना सोसाइटी में। जब वो एक्ट्स करते हैं वायलेंस के, यानी ये लोगों के दिलों में खौफ, हिरास या पैनिक, दुख, दर्द पैदा किया जाता है टेररिज्म के जरिए से या वायलेंस करने से। मेनली जो टेररिज्म जो है ये यहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस रेफर करता है। पॉलिटिकल वायलेंस में क्या होता है, बहुत सारे सिविलियन जो है इनको टारगेट किया जाता है, डिलिबरेटली किया जाता है टारगेट उनको। और वहां पे जब कोई लड़ाई हो जाती है, जब कोई एक्सीडेंट वहां पे हो जाता है, या जब कोई भी एक्शन ली जाती है सिविलियंस पे, वहां पे हर कोई बिला मजहब व मिल्लत के लोगों की जानें ली जाती है। वहां पे छोटे बड़े बेगुनाह बूढ़े औरतें शिकार हो जाती हैं और उनको अपनी जिंदगियां जो है गंवानी पड़ती हैं। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म की बात करें, इंटरनेशनल टेररिज्म जो है उसने पूरी दुनिया के अमन अमान को खतरा लाक किया है। ये इन्वॉल्व करती है, यानी एक छोटा मकसद हासिल करने के लिए हाईजैकिंग और प्लान्स की जाती है, यानी प्लान्स को हाईजैक किया जाता है या बॉम्ब्स को प्लांट किया जाता है ट्रेन्स में, कैब्स में या बाजारों में या त्योहारों में या ऐसी जगहों पे जहाँ पे मजहबी मकामात होते हैं, वहाँ पे बम बरसाए जाते हैं, वहाँ पे टारगेट बनाया जाता है लोगों को। और वहाँ पे बहुत सारी जिंदगियां जो हैं खाम में चली जाती हैं। हमारे पास एक जिंदा मिसाल है कि 11 सितंबर 2001 यानी 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को टारगेट किया गया था और वहां पे पूरी दुनिया से आए हैं लोग रोजगार की तलाश में वहां पे आए थे, बिजनेस की तलाश में वहां पे आए थे, अपना रोजगार कमाने के लिए वहां पे आए थे, रोटी कमाने के लिए वहां पे आए थे, जिनके छोटे बच्चे घर पे इंतजार कर रहे थे। लेकिन 11 सितंबर 2001 को उसमें धमाका किया गया, वहां पे उसको टारगेट किया गया तो बहुत सारे लोग
यानी 3000 के करीब लोग जो हैं वहां पे मारे गए। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है या ना वाबस्तगी तहरीक जो है या यूरोपियन यूनियन जो है या यूएन जो है, उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए तो उसको चेक करने के लिए, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। तीसरा पॉइंट है हमारा ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे इंसानी हकूक के बारे में बात होने जा रही है। ये टर्म जो है ह्यूमन राइट्स जो है, इसकी बुनियाद ये है कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात को फुलफिल किया जाए, यानी जितनी सारे इंसान की ज़रूरियात हैं, हकूक जो हैं, ये फुलफिल किए जाए। ये बुनियादी हकूक ज़रूरियात जो हैं उसकी फुलफिल की जाए। ह्यूमन राइट्स जो है ये एक सिविलाइज्ड कंसेप्ट है। सिविलाइज्ड सोसाइटी कंसेप्ट है जिसमें तमाम ह्यूमन बींग्स, जितने सारे इंसान, ये कम से कम एंजॉय करें राइट टू लीड अ फ्री एंड डिग्निफाइड लाइफ। यानी इंसान जो है उसको आज़ादाना जिंदगी मिलनी चाहिए, उसकी इज्जत जो है बावकार होनी चाहिए। यह ह्यूमन राइट्स का मकसद है। ह्यूमन राइट्स वो हकूक हैं जो ज़रूरी होते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। मैन, इंसान की तमाम या ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी हैं उसे हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। लेकिन ये ह्यूमन राइट्स जो हैं ये होनी चाहिए बिला तमीज़, बिला ज़ात पात, चाहे रिलीजन की, irrespective of his religion, irrespective of his race, caste, birth, etc. ये होनी चाहिए। चौथा पॉइंट जो है हमारा वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी यही ह्यूमन राइट्स की बात है, लेकिन यूनिवर्सल लेवल पे एक डिक्लेरेशन बनाई गई है। यूनिवर्सल लेवल पे या यूनिवर्सल लेवल पे जिसे डिक्लेरेशन कहते हैं, 10 दिसंबर हर साल मनाया जाता है पूरी दुनिया में एज ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे को मनाया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। जनरल असेंबली जो यूएनओ की है, उसने 10 दिसंबर 1948 को एडॉप्ट किया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये डिक्लेरेशन है जिसको मुरतब किया गया है 1948 10 दिसंबर को, और उसका नाम रखा गया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। इसमें बहुत सारे प्रपोजल दिए गए थे। ये डिक्लेरेशन जो है उसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये अब पूरे दुनिया का स्टैंडर्ड जो है ये इसको सिक्योर करे, ये उससे सर्व करे, तमाम लोगों को सर्व करे, तमाम नेशन को सर्व करे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसमें क्या है, उसमें एक प्रेम्बल है और इसमें 30 आर्टिकल्स हैं। जो पार्ट फर्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसके मुताबिक तमाम दुनिया में रहने वाले इंसान वो फ्री, आज़ाद हैं बाय बर्थ, यानी पैदाइश से आज़ाद हैं। लेकिन आज की दुनिया में हम देखते हैं वी आर फ्री फ्रॉम बर्थ बट एवरीवेयर इन चैन्स। हर कोई आज़ाद माँ से जिया है लेकिन हर तरफ जंजीरों से अटका है। सारे राइट्स और फ्रीडम्स जो हैं जो मेंशन किए गए इन डिक्लेरेशन में, उसमें ये बताया गया है कि ये हर एक को दिए जाएं, बराबरी के तौर पे हर एक को मिलनी चाहिए। ऑन डिक्लेरेशन में 4 राइट्स की वहां पे बात की गई थी। तो सबसे पहला है राइट टू लिबर्टी एंड इक्वलिटी। एक इंसान जो है ये आज़ाद अब पैदा हो गया, उसके लिए हर तरफ लिबर्टी होनी चाहिए, हर तरफ उसके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है कि एक इंसान जो है ये कानून की नज़र में
बराबर होना चाहिए, चाहे किस जात से, किस रिलीजन से ताल्लुक रखता है, किस रेस से ताल्लुक रखता है, लेकिन लॉ के तौर से ये बराबर ट्रीट होना चाहिए और हर एक के लिए इक्वल प्रोटेक्शन लॉ होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है कि एक इंसान के पास एक राइट होना चाहिए। इट इज रिटन आर्टिकल 13 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। वहां पे ये कहा गया है कि आर्टिकल 13 जो है वो कहता है कि इंसान जो है कंट्री के किसी देश में मूव कर सकता है, कहीं भी वहां पे जा सकता है, रिजाइड कर सकता है। उसके लिए इंसान को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और वहां पे उस पर कोई बैन नहीं होनी चाहिए। और चौथा और आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि राइट टू नेशनलिटी, हर एक के पास नेशनलिटी का राइट होना चाहिए। हर एक के पास ये राइट होना चाहिए कि वो मुल्क में कोई भी नेशनलिटी वहां पे इख्तियार करे। और एक इंसान के पास यह भी राइट होना चाहिए कि अगर एक इंसान अपना नेशनलिटी चेंज करना चाहिए तो यहाँ पे उसके लिए कोई बैन नहीं होनी चाहिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, as I have told you in Urdu, let us discuss the same in English. First, our point is disarmament. As I have told you in simple language, the term disarmament is used for reduction or elimination of armaments. These armaments include force and weapons. In actual practice, it has come to mean everything from total elimination of all the weapons to the regulation or the control of only some kind of weapons. A commission was set up and the commission was called Disarmament Commission. It was created on 11th January 1952. It consists of all the members of the Security Council plus Canada. In 1957, the General Assembly increased the number of the strength of the Commission from 5 to 14. In 1958, all the members of the UN were included. The Commission took a number of issues concerning arms and eradication, but it failed due to the differences among the superpowers. Second point is terrorism. Terrorism is to create terror, to create panic in the minds of the society by committing acts of violence. The terrorism refers mainly to the political violences. According to political violences, these violence are targeted deliberately and indiscriminately. At present, the intervention terrorism poses a threat to the world peace and security. It involves the hijacking of planes, planting bombs in trains, cafes, markets, festivals, places, and religious places. And we are having here an example. On 11 September 2001, WTC was attacked. Then a huge number of people lost their lives there, who went there for the purpose of this to earn their living. Then the non-alignment movement, the European Union and UN are taking various steps to check it. Third point is human rights. The term human rights is based on the fulfillment of the basic necessities of mankind. Human rights is a concept of civilized society in which all the human beings enjoy the right to lead a free and dignified life. Human rights are those rights which are essential for all-round development of man irrespective of his religion, race, caste, birth, etc. Fourth and last point here is to mention that is Universal Declaration of Human Rights. 10th December every year is celebrated as in the whole world as Human Rights Day. As General Assembly of UNO
on 10th December 1948 adopted the Universal Declaration of Human Rights, and it was named as Universal Declaration of Human Rights 1948. It adopted so many proposals. The declaration is expected to serve as the Universal Declaration of Human Rights consisting of all the a preamble and 30 articles. According to Part 1st of Human Rights Declaration, all human beings are free by birth. All rights and freedoms mentioned in the declaration should be given to all on the basis of equality. As first one is a right to liberty and equality. Second one is equality before law and equality protection of law. Equal protection of law. Third one is a right to move and reside. And fourth and last one is a right to nationality. This is done for today. Thank a lot for your positive cooperation.